हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स आते हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर एमबीबीएस के बाद क्या डायरेक्ट एमसीएच का कोर्स कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एमसीएच करनी है तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, और जब आप एमबीबीएस कर लेंगे तब आपको एक और एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि है आपका नीट पीजी का एग्ज़ाम। और जब आप नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको या तो जनरल सर्जरी में एमएस करनी पड़ेगी, और नहीं तो जनरल सर्जरी में डीएनबी करनी पड़ेगी। जब आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एमसीएच का एंट्रेंस देने के लिए। फिर आप एमसीएच का एंट्रेंस देंगे, और अगर एमसीएच में सिलेक्शन हो जाता है तो आप 3 साल की एमसीएच फिर करेंगे। तो पहले एमबीबीएस, फिर एमएस, और उसके बाद एमसीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी एज 30 ईयर्स हो गई है और मैंने 12th पीसीबी से किया है, और अब क्या करूं जो मेरा करियर बन जाए और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाए? देखिए, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र अभी 30 ईयर्स हो गई है, और आपने बोला कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th पास किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है, जैसे कि आपने क्या बीएससी या किसी और उसमें जाके बीकॉम कुछ ऐसी चीज़ की है कि नहीं की है, या फिर कोई और कोर्स किया है कि नहीं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर दूंगा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है, हेलो सर, कैन अ डॉक्टर बी बोथ प्लास्टिक एज वेल एज ऑर्थोपेडिक सर्जन? जी हाँ, बिल्कुल। इवन जो जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, वहाँ जो मेरे गाइड थे उनके पास और एमएस ऑर्थोपेडिक्स की भी डिग्री थी, और उनके पास प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच की भी डिग्री थी। तो एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है जो कि एमएस ऑर्थोपेडिक्स करता है, वो एमसीएच कर सकता है प्लास्टिक सर्जरी में, और प्लास्टिक सर्जन भी बन सकता है। Sir, I finally made to get into MBBS and just want to ask a question that what is the best prof year to start PG preparation, resource, PG coaching, reviews, please. By the way, I was your big fan from the days you were spreading authentic information about MBBS and the job security of a doctor. Thank you, sir. You are my inspiration. Love you from Himachal. तो ये हिमाचल से हैं, और इनका बोलना है कि इस साल इनको एमबीबीएस मिल गया है या मिलने ही जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस में जाने के बाद जो पीजी की तैयारी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी है, वो कब से शुरू करनी चाहिए? तो देखिए, मेरा बोलना है कि पीजी की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देनी चाहिए। और देखिए, पीजी की तैयारी कोई खास अलग चीज़ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे नीट पीजी हो चाहे नीट यूजी हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपके जो कंसेप्ट हैं ना, वो कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को गलत तरीके से रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते नहीं है, फिर गलत आंसर लगाते हैं। तो आपको जो एमबीबीएस का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या जिसको फोर्थ ईयर बोलोगे, उसमें जितने भी कंसेप्ट आएंगे उनको पढ़ना है, साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाना है। तो आपको ना एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि आप क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप उस चीज़ को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग लेना बहुत आसान है। आजकल पीजी में एक तो मैरो करके कोचिंग सेंटर है, काफ़ी फेमस है, फिर प्रेप लेडर भी है, और पहले डैम्स था, वो अभी भी है, पर उतना फेमस नहीं है। बट आप अगर जब एमबीबीएस में जाएंगे तो सीनियर्स आपको अच्छे से गाइड कर ही देंगे, इसका टेंशन नहीं। बट तैयारी आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देनी है। नेक्स्ट है, सर योर नीट परसेंटेज। एक्चुअली मैंने तो 15-16 साल पहले ऑल इंडिया ये AIPMT निकाला था, तो अभी तो मेरे को शायद मार्क्स अच्छे से याद नहीं होंगे, रैंक याद है 2694 मेरी रैंक थी। तो किसी दिन मैं पुराने डॉक्यूमेंट निकालूंगा तो उसमें जो मार्क्स मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पर अब के सिनारियो में और तब में तो काफ़ी डिफरेंस था। सर लास्ट ईयर माई कैटेगरी कट ऑफ रैंक वॉज 96,000 फीमेल थी एंड 93,676 बॉय। आई एम ऑल्सो बॉय, आई हैव रैंक 93,567। क्या मेरा हो जाएगा? सर मेल एंड फीमेल कट ऑफ क्या है नीट में, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा अच्छे से, एक बार सारा कुछ कंफर्म करके। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर की, जैसे कि 2021 हो गया, 2020 हो गया, उसके बाद 2019-18 के जो कट ऑफ रैंक थे, किस रैंक पे कहाँ पे कॉलेज मिला था, एमबीबीएस लास्ट कहाँ मिली थी, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। सर एक परफेक्ट डॉक्टर एमबीबीएस MS/MD किस एज में बनना सही होता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, ये इसका सबसे अच्छा आंसर है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके बन जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप एग्जाम निकालो उतना बढ़िया है। इसका कोई डिफाइंड एज नहीं है। अब भाई सपोज करो किसी इंसान को 3 से 4 साल लग गए ड्रॉप देने में, उसका सिलेक्शन ही लेट से हुआ, तो अब उसके लिए क्या
परफेक्ट एज होगी। तो इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई फंडा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप उसको कर लो, जितने ड्रॉप कम से कम लगे उतना उतना बेटर है। क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई होती तो लंबी ही है, लगभग 5.5 साल लग जाते हैं एमबीबीएस करने में, और उसके बाद अगर मिनिमम देखो 3 साल पीजी करने में। अगर आप एमबीबीएस पीजी नहीं भी करते हो तब भी 5.5 साल तो लगी जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, जितने कम ड्रॉप देने पड़े उतना बेटर है। और मैंने देखा कि जनरली 30 ईयर्स की एज तक लोग डॉक्टर बन ही जाते हैं अगर उनके ज़्यादा ड्रॉप ना हो तो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी थोड़ा लेट से ही डॉक्टर, क्योंकि मेरे भी ड्रॉप हो गए थे, तो इसीलिए जिनके ड्रॉप होते हैं उनको तो दिक्कत होती है। बट अगर आपके ड्रॉप हो गए तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, देर सवेर आप अच्छे डॉक्टर बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर एमबीबीएस के बाद पीजी इंडिया से करना बेस्ट होगा कि फॉरेन से? देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पीजी इंडिया से ही करना बेटर रहेगा। क्योंकि बाहर से अगर आप सपोज कीजिए आप बाहर से पीजी करते हैं, जैसे मेरे कुछ लास्ट वीडियो देखना, मैंने जर्मनी वाला एग्जांपल दिया था। मेरे एक नोन थे जिन्होंने जर्मनी से किया था, उन्होंने ऑर्थो में पीजी किया था जर्मनी से। पर यार वो इंडिया के अंदर ना उनका रिकॉग्नाइज नहीं था, इसीलिए उन्हें हमेशा पीजी एक कंसल्टेंट की तरह उन्हें जॉब कभी नहीं मिली किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं था। तो आप कोशिश करो, अगर आपको इंडिया में सेटल करना है तो पीजी आप इंडिया से करो। सर क्या केजीएमयू में इंटरनल पीजी होता है? जहाँ तक मेरी नॉलेज है केजीएमयू में इंटरनल पीजी नहीं होता। बीएचयू जो बनारस में है उसके अंदर होता है, बट केजीएमयू के अंदर नहीं होता। केजीएमयू से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको या तो ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करने पड़ेगा या फिर यूपी कोटा से, बट मेरे ख्याल से इंटरनल पीजी वहाँ पे नहीं है। सर एक एसआर को कितने आवर्स मैक्सिमम काम करना पड़ता है, स्पेशली इन रेडियोलॉजी? देखो किसी भी ब्रांच का एसआर हो, हमारे जो आवर्स डिफाइंड है वो 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब 8 घंटा डेली काम करना और एक छुट्टी होगी। बट देखिए पीजी में क्या होता है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तब तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। पीजी को ये रूल, अक्सर रूल तो है बट वहाँ फॉलो नहीं होता, वहाँ पीजी लोग बहुत काम करते हैं। बट एसआर में इतनी दिक्कत नहीं है, एसआर में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, एसआर में बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसआर का इतना टेंशन नहीं लेना है, एसआर में लाइफ काफ़ी कूल होती है। सर जब हम एमएस करते हैं तो उसमें भी पढ़ना होता है क्या, जैसे एमबीबीएस में पढ़ना होता है, या फिर सिर्फ हमें हॉस्पिटल में वर्क करना होता है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए जब आप एमएस करते हैं ना, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स की हो, चाहे वो ईएनटी की हो, ऑप्था की हो, चाहे जनरल सर्जरी की हो, देखिए पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा पड़ता ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एमएस में या स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको वर्कलोड ज़्यादा रहता है, जो हॉस्पिटल का काम ज़्यादा करना पड़ता है, पर साथ साथ आपको थोड़ा पढ़ना भी होता है। क्योंकि देखिए आप नई नई बीमारियों के बारे में, डिजीजेस के बारे में ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक कहावत होती है, जब तक आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक उसके मरीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और मेरा मानना है कि हर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को 3 से 4 घंटा डेली तो पढ़ना ही चाहिए, तब वो एक और ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, पर कोई टेंशन नहीं होती, वो पढ़ाई आराम से हो जाती है, उसका टेंशन नहीं लेना होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।